हेलो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे यूपी टेट का 2017 का पेपर, जिसमें हमने हिंदी और बाल विकास को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अब आप बात करते हैं भाग 4 की, जिसमें आपका गणित दिया गया है। अगर आपने अपने चैनल दिलबाग स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर की एनालिसिस लेकर आते रहेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। हमने संख्या ले ली थी x, हमने संख्या ले ली थी x। उसने कहा था x के 3/4 का 2/3, तो हमने कर दिया 2/3। वो 24 के बराबर बताया था। फिर हमने 3 से 6, 2 से 3 दूनी 6, इस 6 से हमने इसे काट दिया 24 को। 6 चौक 24, ये 4 आ गया। 4 की 3 की में गुणा करी, 4 तिया 12, 12 की हमने 4 में गुणा करी तो 48 आ गया। अगर आप ऐसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप 48 भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, वो कहता है जो संख्या आई है उसका 1/4 बताइए। फिर हमने उसे 4 से भाग कर दिया तो आंसर हमारा 12 होगा। अगर आपको कुछ भी देखना है तो आप वीडियो को रिवाइज करके वापस से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92 की। ये कहता है 378, 226, 459, 312 की जब हम गुणा करते हैं तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा। बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में दिया गया है 378, 236, इन दोनों की हम केवल इसका 8 ले लेते हैं और इसका 6 ले लेते हैं। जब हम 8 और 6 की गुणा करते हैं तो हमें 48 प्राप्त होता है। और ये जो 459 और 312 दिया गया है, इसका 9 ले लेते हैं और इसका 2 ले लेते हैं। जब हम 9 की 2 में गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18 बनता है। अब हम यहाँ से इसका भी 8 ले लेते हैं और इसका भी 8 ले लेते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ से 64 प्राप्त होता है। और 64 में इकाई का जो अंक होगा, 64 में जो इकाई का अंक होता है वो 4 बनता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन जिस ऑप्शन में 4 होगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो वहाँ पर लाभ या हानि का प्रतिशत आपको बताना है। जहाँ पर क्रय मूल्य दिया होता है वहाँ पर आप सीपी मानेंगे। मतलब सीपी उसे इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट प्राइस और एसपी होता है सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में कहा गया था कि सीपी जो है वो एसपी का 3/2 है, तो हमने 3/2 कर लिया। यहाँ से जो एसपी है वो सीपी के नीचे आ जाएगा, इसीलिए सीपी अपॉन एसपी जो होगा वो बराबर होगा 3/2 के, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो 1 बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि लाभ और हानि जो भी हो वो हमेशा आपके सीपी पर निकलता है। अब यहाँ पर आपको हानि होगी। क्यों होगी हानि? क्योंकि आपने कोई भी वस्तु 3 रुपये में खरीदी थी और आपने उसे 2 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर आपको 1 रुपये की हानि हुई। तो ये अंतर ऊपर आया। और आपको पता है कि लाभ या हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? सीपी पर। तो सीपी रख दिया हमने नीचे। और हमने 100 की मल्टीप्लाई इसलिए की इसमें क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में देना था।
तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया, जब हम 100 को 3 से भाग देते हैं तो हमें 33 सही 1/3 मिलता है। अब हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया है 7 + 2√10 का वर्गमूल है। हम लोग जल्दी जल्दी में वर्गमूल पढ़ना भूल जाते हैं, इसीलिए इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो होगा, हमने वर्गमूल को, ये जो वर्गमूल है इसे पहले ही लगा लिया है क्योंकि बच्चे बाद में भूल जाते हैं। और ये जो 7 है इसे हमने 2 पार्टों में तोड़ लिया, 2 में और 5 में, और इसे हमने ऐसा का ऐसा ही रहने दिया। 2 + वर्गमूल 10। अब हम बात करते हैं अगली लाइन की। ये जो 2 होता है ये हमेशा ऐसे टूटता है, वर्गमूल 2 × वर्गमूल 2 हमेशा 2 बनाता है। तो इसीलिए ये 2 जो होगा वो वर्गमूल 2 का वर्ग होगा, और 5 जो होगा वो वर्गमूल 5 का वर्ग होगा। ऐसा ही हमने यहाँ लिखा है, और ये हमने ऐसा का ऐसे ही रहने दिया। अब आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a² + b² + 2ab। अब आपको यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया होगा। इसे हम a मानते हैं, इसे हम b मानते हैं। तो यहाँ पर हमारे √2 और √5, √2 a हो गया और ये आपका b हो गया √2 5। इसके स्क्वायर से इसका वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर √2 + √5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। तो 2 संख्याओं का में से, मतलब महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या क्या होगी। बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो हमने पहली संख्या को x माना है और दूसरी संख्या को हमने y माना है। प्रश्न के अनुसार दिया गया है x + y जो है वो 60 के बराबर है, और प्रश्न में ही दिया गया है एलसीएम 72 है और एचसीएफ 12 है। आप लोग जानते होंगे कि एक फार्मूला होता है एलसीएम × एचसीएफ बराबर होती है पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के। पहली संख्या x थी और दूसरी संख्या y। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम 12 था और एचसीएफ 72 था, तो दोनों का गुणनफल आपका 72 × 12 आ गया, जो कि बराबर होता है 3456 के, मतलब 3456 के। वहीं से अब दूसरा फॉर्मूला होता है x - y का होल स्क्वायर बराबर x + y का होल स्क्वायर -4xy। अब हमने x + y की वैल्यू रखकर उसका स्क्वायर कर लिया, और 4xy की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो हमें 144 प्राप्त हुआ। x - y का होल स्क्वायर यहीं पर रखा, x - y की हमें वैल्यू मिल गई जो कि 12 आई, और हम जानते हैं x + y की जो वैल्यू थी वो हमारी 60 आई थी। जब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, मतलब बड़ी वैल्यू निकालनी होती है, तो हम दोनों वैल्यूं को जोड़कर उनका आधा कर देते हैं तो हमें बड़ी वैल्यू मिल जाती है जो कि 36 थी। जब हमें छोटी वैल्यू निकालनी होती है तो हम उन दोनों को माइनस करके 60 और 12 में से माइनस करके, मतलब जो x + y और x - y की वैल्यू थी उनमें से माइनस करके उसे 2 से भाग दे देते हैं तो हमें छोटी वैल्यू मिल जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपको थोड़ा तेज़ लग रहा होगा, तेज़ इसलिए किया गया है क्योंकि टाइम लगता है मैथमेटिक्स में। नीचे सॉल्यूशन दिया गया है, आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम जवाब ज़रूर देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई और चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई जो है वो 2b के बराबर है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो इसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया था आपको 660, ऊंचाई दी गई थी 11 मीटर और लंबाई थी आपकी
2 गुणा चौड़ाई के हमारे अनुसार जो क्षेत्रफल होता है वो होता है किसी भी कमरे का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना गुणा उनकी ऊंचाई होती है। क्षेत्रफल हमें दिया गया था, हमने वैल्यू रख ली। हमने लंबाई की जगह पर 2 भी रख दिया क्योंकि हमें ऐसा दिया गया था। जब हमने इसमें इसकी मल्टीप्लाई की तो हमें यहाँ पर 6 मिला और यहाँ पर हमने ऊंचाई को रखा। जब हमने 11 छिक 66 से इस 66 को काटा तो हमें 10 मिला, तो b की वैल्यू हमारी 10 आ गई। और जो हमारी b थी उसका दुगना l था, तो हमने 2 में 10 की गुणा करी तो हमें 20 मिला। छत का जो क्षेत्रफल हुआ वो हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 200 मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है सांख्यिकी के प्रशासन का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे जाता है। सांख्यिकी के प्रसारण के विश्लेषण की जो विधि है उसका श्रेय किसे जाता है, तो उसका श्रेय जाता है फीसर को, RS फीसर को उसका श्रेय जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के 66% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या क्या होगी। 66% का 3/5वां भाग 36 है, तो आपको संख्या बतानी है। हम बात करते हैं संख्या की, तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन की इसके। तो इसका जो आंसर होता है वो इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया है। माना संख्या x है और x का 60% करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करके उसे हमने 100 से भाग दे लिया और उसका 3/5 करने के लिए कहा गया है। 3/5 करने के बाद उसका जो आंसर होता है वो 36 के बराबर आता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। जब हमने इन्हें सोल्व किया, मतलब काटपीट की, तो वहाँ पर 100 प्राप्त हुआ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 99 है। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 × 4 ज्ञात करने को लिखा। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे 27 × 4 उतारा तथा हल कुछ इस प्रकार दिया। कुछ इस प्रकार उसने हल उतारा। विद्यार्थी ने उसे 29 × 4 करना था, लेकिन उसने 27 × 4 करके ऊपर 2 लिखा। तो इसीलिए शिक्षक को विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए। उस विद्यार्थी को कक्षा में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देने चाहिए। उस विद्यार्थी को 5 अंक में से 2 अंक देने चाहिए। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न गलत क्यों उतारा और उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। तो इसका आंसर आपका डी होगा, क्योंकि विद्यार्थी ने पूरा क्वेश्चन सही उतारा है और टीचर को चाहिए कि वो उसका मूल्यांकन करे कि उसने ऐसा क्यों किया है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा 100 है। यहाँ पर इसने पूछा है पाई एक कैसी संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई के नंबर रिपीट नहीं होते। जो पाई के मान होते हैं जैसे 22/7 और 3.14, ये सब आपकी परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि ये रिपीट हो जाती हैं और इनका एक पूर्ण अर्थ निकलता है, लेकिन पाई का ऐसा कोई अर्थ नहीं निकलता। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। यदि a/3 और b/4 c/7 के बराबर हो तो आपको a + b + c/c का मान ज्ञात करना है। तो जब भी आपको ऐसा दिया जाए तो आपको एक ही काम करना है, a के बराबर 3 कर देना है, a के बराबर 3 कर देना है, b के बराबर 4 और c के बराबर 7, और यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और नीचे c की वैल्यू पुट करनी है। तो अब आओ सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है a/3 b/4 और c/7। तो हमने आपको बताया था कि a की वैल्यू 3 हो जाएगी, जो नीचे होता है वही होता है वैल्यू, b की वैल्यू 4 हो जाएगी और c की वैल्यू 7, और हमने इन वैल्यू को यहाँ पर पुट किया। तो यहाँ पर 7 4 11 और 3 14 होती हैं। 14 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर 2 आया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या
60406 को 11 से विभाज्य हो तो उसके रिक्त स्थानों के पूर्णांक क्या होंगे, मतलब जो रिक्त स्थान दिया गया है वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको 11 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 11 से विभाज्यता का नियम है सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग। जब हमने सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग किया तो 6 8 4 10 और 6 16 होता है, और यहाँ पर सिर्फ 0 है, और यहाँ पर आपको कोई अंक फिल करना है। तो जब हमने 16 में से ये वाला अंक घटाया जिसे हमने x मान लिया तो हमें 11 प्राप्त होना चाहिए या 0 प्राप्त होना चाहिए। तो जब हमने 11 में से 16 को घटाते हैं तो हमें 5 प्राप्त होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है 20वीं सदी में स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे, मतलब 20वीं सदी के पूछा है इन्होंने। 20वीं सदी में गणित के प्रतिभावान व्यक्ति श्रीनिवास रामानुज थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर इसका ऑप्शन आंसर दिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 104। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींच लिया, मतलब जितना धसा था उसमें से तिहाई हिस्सा मतलब 1/3 बाहर खींच लिया, तब भी हमने पाया कि 8 मीटर खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो खंबे की पूरी लंबाई ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें सबसे पहले ये करना है, नीचे वाली जो डिजिट होती है उसका हमें एलसीएम ले लेना है। अगर हम एलसीएम नहीं लेना चाहते तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक ऐसी संख्या ढूंढें जो दोनों से कटती हो। 7 और 21 से जो कटती है उसका वो है 21। 21 का जब हमने 4/7 निकाला तो हमें 12 प्राप्त हुआ, और जब हमने इस 12 का 1/3 बाहर निकाला तो हमें 4 आया। जो धसा हुआ रह गया वो 8 था। पर्सन के अनुसार 8 मीटर अंदर रह गया, हमारे अनुसार भी 8 मीटर अंदर रह गया। जब हमने 8 को 8 से डिवाइड किया तो हमें 1 मिला, मतलब अब हम 1 की मल्टीप्लाई उस टोटल संख्या में कर देंगे जो हमने एलसीएम निकाला था। तो कुल लंबाई जो होगी, कुल लंबाई जो होगी वो आपकी 21 मीटर आती है। यही इसका आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु ये होते हैं मतलब बीच का बिंदु डी और ई और एफ हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसके लिए हमें ऑप्शन देखने होंगे। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल एबीसी के बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो बड़ा है वो छोटा है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से ही करना चाहिए। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 1/2 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये भी नहीं होगा। त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 1/3 डीईएफ का क्षेत्रफल, ये भी नहीं हो सकता। डीईएफ का क्षेत्रफल 1/4 डीईएफ का क्षेत्रफल, क्योंकि वो मध्य बिंदु पर है तो उसके डिवाइड में 4 आना होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका टी होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आपका सॉल्यूशन भी दिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 106 है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या का 4 गुना छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो ये संख्याएं कौन सी होंगी। हमने आपको इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया है। बड़ी संख्या हमने x ले ली थी और छोटी संख्या हमने y ले ली थी। प्रश्न हमें कह रहा है कि बड़ी संख्या का 2 गुना और छोटी संख्या का 5 गुना 3 है, वो हमने लिख लिया है। अब छोटी संख्या का 4 गुना, छोटी संख्या का 3 गुना और बड़ी संख्या के 4 गुने का योग 71 है। अब हम जब इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं, जैसे हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर 2 की गुणा करके यहाँ पर 2 के बराबर 4 को बना लेंगे। जब हम इसे घटाएंगे तो ये कट जाएंगी और यहाँ से हमारी जो y की वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू हमें 5 प्राप्त होगी और x की वैल्यू 14। इसीलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं हम
107 नंबर क्वेश्चन की, यदि दो संख्याओं का अंतर और उनके गुणनफल क्रम से, अंतर जो है उनका मतलब वो 5 दिया गया है और जो गुणनफल है वो 36 दिया गया है। अब उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है। व्युत्क्रम होता है उसी संख्या का उल्टा कर देना, मतलब कुछ ऐसे। नीचे आपको सॉल्यूशन दिया गया है। जब आपको अंतर दिया गया है तो हमने यहाँ पर अंतर दिखाया है, x माइनस वाई बराबर 5 और एक्स वाई बराबर 36। अब हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहता है कि आपको उन दोनों के व्युत्क्रमों का योग अंतर निकालना है। अब हमने अंतर किया, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको एक्स वाई प्राप्त होगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर। एक्स माइनस वाई बराबर, यहाँ पर जब हम एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू दी है वो 5 दी है और एक्स वाई की वैल्यू जो दी है वो 36 दी है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। ये कहता है 5 सेंटीमीटर की एक भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर घन वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 6 ब्रैकेट स्टार्ट n-2 का होल क्यूब। वैसे तो आप इसे कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सीखने होंगे, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। घनों की संख्या जो होगी वो 6 n-2 का होल स्क्वायर होती है। n की वैल्यू आपको 5 दी है, मतलब बड़े घन की भुजा। जब हमने 5 में से 2 घटाया तो आपका 3 बचता है। 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। जब हमने 6 और 9 की मल्टीप्लाई की तो हमें 54 प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका समय और काम का क्वेश्चन है। बात करते हैं हम, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन में दिया गया है। सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर हम एक ऐसी संख्या चुनते हैं जो इन तीनों से कट जाए, या फिर इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हमने एलसीएम 60 प्राप्त हो गया, ये 60 जो होता है टोटल काम होता है, कुल कार्य है। जब हमने 12 को 60 से भाग दिया, यहाँ पर ये हमने एक दिन में ए जमा बी इतना काम करेंगे। वो डिजिट आती है 12 पंजे 60, 15 चौका 60। 12 से जब हम 60 को भाग देते हैं तो इनमें 3 मिलता है। अब हमने इन तीनों को जोड़ दिया है, तो हमें यहाँ 12 प्राप्त होता है। अब हमने इन तीनों को जोड़ा तो हमें यहाँ पर 2a प्राप्त होंगे, 2b प्राप्त होंगे, 2c प्राप्त होंगे। हमने 2 से 12 को काट दिया तो हमें a जमा b जमा c की वैल्यू 6 प्राप्त हुई। अब आपको पता है कि जो b जमा c है ये एक दिन में 4 काम करते हैं। तो a अकेला जो है वो यहाँ से 6 - 4 काम करेगा। तो आपको जब हम 6 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। तो एक दिन में 2 काम करेगा और टोटल काम हमारे पास 60 था और 2 से हमने इसे 60 को भाग दे दिया, तो हमारा आंसर 30 दिन आया। यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यदि अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम में रखते हुए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रक्षेपण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से माप प्रभावित होंगे? आपको पता होना चाहिए कि ये स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। माध्यक और बहुलक आपके इफेक्ट होंगे, मतलब प्रभावित होंगे। यही आपका ऑप्शन दिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 की। ये कहता है किसी संख्या के 2 अंकों का गुणनफल 6 है। उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। मतलब अंकों में जब हम 9 जोड़ देते हैं तो हमें स्थान बदले हुए मिलते हैं। वह संख्या क्या है?
आपको इसे ऑप्शन से ही करना है। हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। जब हमने 3 की मल्टीप्लाई 2 में की तो हमें 6 प्राप्त हुआ। लेकिन जब हमने इसमें 9 जोड़ दिया तो हमें यहाँ से 32 प्राप्त हुआ, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि स्थान बदल चुके हैं। आप इनमें से सभी को चेक करके देख सकते हैं। आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है। यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें ऑप्शंस हैं 3 और 4 से विभाजित होने की बात कहता है। 3 और 4 से 3 से विभाजित संख्या तभी होती है जब उसके तीनों अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे यहाँ विभाजित हो रहा है, लेकिन 4 से विभाजित होने की बात भी करता है। 4 से विभाजित करने के लिए ये जो दाहिने के अंक होते हैं, ये जो दाहिने वाले अंक होते हैं, दाहिने वाले जो अंक होते हैं वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, भाग दिया जाना चाहिए, जैसा कि इसमें नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी के तीनों अंकों का योग 12 बनता है, जो कि 3 से भाग दिया जा सकता है, और इसके दाहिने का जो अंक है वो भी 4 से भाग दिया जा रहा है, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। किसी आयत चित्र में आयत की लंबाई दर्शाती है। आयत की लंबाई किसी भी आयत चित्र में क्या दर्शाती है? किसी भी आयत चित्र में आयत की लंबाई उसकी बारंबारता को दर्शाती है। किसी वर्ग की बारंबारता को उसकी लंबाई दर्शाती है आयत की। यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग बताओ। अंतःकोणों के योग के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n-4 × 90। यहाँ पर जो n है ये आपको बता रहा है 5, क्योंकि ये पंचभुज है, भुजाओं की संख्या होता है n। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। ये दिया गया है 2n-4 × 90। n की वैल्यू 5 है, तो n की जगह पे हमने 5 रखा, तो 5 दूनी 10 में से 4 गए, आपके 6 बचते हैं। 6 नम आपके 54 होते हैं। जब हमने 6 की मल्टीप्लाई 90 से की तो हमें 54 प्राप्त हुआ। ये 540 का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? इनमें से किसी भी शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो ऐसे सवाल आपके गणित की जो पेडागोजी होती है उसी से आते हैं, और इसका बिल्कुल सही जवाब विद्यार्थियों को कूट रटने के लिए नहीं कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की, जो कि कोटिपूरक कोणों के अंतर को बताता है। सबसे पहले यहाँ आपको कोटिपूरक कोण जानने होंगे। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 के बराबर हो कोटिपूरक कहलाते हैं। आपको सबसे आसान तरीका ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके बीच का अंतर और कोटिपूरक कोण 90 होना चाहिए। बी का नहीं हुआ तो ये गलत हो गया। ए का भी नहीं हो रहा है तो ये भी गलत हो गया। इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इन दोनों का जो अंतर है वो आपका 40 बन रहा है और इन दोनों का जो योग है वो 90 बन रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। ये कह रहा है कि 12 को 12 से भाग देने पर क्या शेषफल बचता है? ऐसे सवालों को सोल्व करने के सबसे आसान तरीका है आप इसे 12 से भाग देकर देख लें, तो आपका जो शेषफल बचेगा वो आपका 4 होगा, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। क्वेश्चन नंबर 118 है, किसी विद्यार्थी को निम्न में क्या आंकना चाहिए? गणितीय प्रक्षेपण, बिना समझ के रटने की क्षमता,
बिना समझ के रटने की क्षमता, शिक्षक को चुनने की क्षमता, अवधारणा व अवधारणा ने समझने के प्रश्न की प्रवृत्ति। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा डी। इसका भी आपका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, क्योंकि अवधारणा ने समझने पर भी प्रश्न न पूछने की अवधि, मतलब स्टूडेंट ने कुछ नहीं समझा और तब भी वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है, तो ऐसे विद्यार्थियों को टीचर को आंकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं, जो पूछता है अधिकतम और न्यूनतम प्रक्षेपण के अंतर कहलाता है। मतलब अधिकतम और न्यूनतम, मतलब सबसे कम और सबसे ज़्यादा का जो अंतर होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका परिसर कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। ये पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर वो आपसे यूँ पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो भी आपकी 2 ही होती है, क्योंकि एक को हम ना तो अभाज्य मानते हैं और ना ही भाज्य मानते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप हमारे चैनल दिलबाग स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले हम बाल विकास और हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट्स करा चुके हैं, आप एक बार चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।